राधे राधे फ्रेंड्स। मैं जानता हूँ तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्त की मदद करनी है। उसके लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए, पर मैं वह तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एक नहीं, जितने करोड़ रुपए चाहो तुम उतने ले लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक शर्त है। आन्या कंफ्यूज होकर कहती है, कैसी शर्त? तब उस आदमी के अगले ही शब्दों ने आन्या के जैसे होश उड़ा दिए। मैरिंग मी। अंधेरे में खड़े उस शख्स की ये बात सुनकर आन्या की आंखें बड़ी हो गई। व्हाट? आन्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह आदमी उसे शादी करने के लिए कह रहा था। ये ऐसे कैसे बोल सकता है? और वो ऐसे कैसे मुंह उठाकर किसी भी इंसान से शादी कर सकती है? आन्या बहुत ज्यादा हैरान थी। उस आदमी ने कहा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है, जल्दी से फैसला करो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के पिता तुम्हारा लेट रिप्लाई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर आन्या शौक से बाहर निकली। वो बोली, तुम हो कौन और ये कैसी अजीब सी शर्त रखी है तुमने मेरे साथ? पैसों के लिए क्या मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी? इस बात पर उस आदमी ने कहा, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता आन्या। अगर तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। उसके बाद वो धीरे धीरे आन्या के करीब आया। आन्या को उसके परफ्यूम की महक बहुत ज्यादा करीब करने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो गई। जल्द ही उसने अपने चेहरे पर ठंडी उंगलियों को महसूस किया। उसकी सांसें मानो हलक में अटक गई। फिर उसे अपने कानों के पास मदहोश कर देने वाली गहरी आवाज सुनाई दी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपने आप को मुझे सौंप दो आन्या, अपने जिस्म, अपनी आत्मा को मुझे सौंप दो। बदले में मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रखने को तैयार हूँ। जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, बस अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आन्या के माथे पर मानो पसीना आ गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हें अभी तक देखा तक नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। अंधेरे में खड़े उस आदमी ने जवाब दिया, नाम में क्या रखा है? पर फिर भी कोई नाम होना चाहिए जिससे तुम मुझे एड्रेस कर सको। तो ठीक है, आज से तुम मुझे मिस्टर डीडी बुलाओगी। आन्या कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर डीडी? मिस्टर डीडी मतलब? उस आदमी ने आन्या के कंधे पर अपनी उंगलियों को सरकाते हुए कहा, डीडी मतलब डार्क डेविल। आन्या की धड़कन और तेज हो गई। उस आदमी ने आन्या की हथेली को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर किया और फिर अपनी उंगलियों से उसकी हथेली को हल्का सा सहलाने लगा। तो क्या जवाब है तुम्हारा? करोगी ना मुझसे शादी? आन्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दे। सच पूछा जाए तो वो बिल्कुल ही शादी करना नहीं चाहती थी। इस इंसान को इसने अभी तक देखा नहीं, नाम तक नहीं जानती। कितना अजीब है। वो शादी करने के लिए हाँ कैसे बोल सकती है? पर अगर नहीं तो फिर चंचल का क्या होगा? उसके पापा का क्या होगा? आन्या बहुत ज्यादा दुविधा में थी, मगर उसे जल्दी फैसला लेना था क्योंकि हर सेकंड चंचल के पापा के लिए बहुत कीमती था। कुछ सेकंड सोचने के बाद आन्या ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उस आदमी के होठों पर एक सीक्रेटली मुस्कान आ गई। उसने आन्या की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया, काफी ज्यादा करीब। आन्या को अपने चेहरे पर उस आदमी की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी और उसका दिल जैसे किसी भी वक्त उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। वेरी गुड, सही फैसला लिया है तुमने। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी फ्रेंड के पापा को। अब तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो। आज रात को हमारी शादी है। ये बोलकर उस आदमी ने अपने ठंडे होठों को आन्या की गर्दन पर रख दिया। आन्या वहीं पर जम गई। हल्का सा किस करके उस आदमी ने अपने कदम पीछे किए और आन्या को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। गार्ड ने आन्या को एक बड़े से आलीशान कमरे में ले जाकर पहुंचाया। आन्या इस कमरे में बहुत अच्छे से पहचानती थी। प्रिंसेस स्टाइल का ये वही कमरा था जहां पहली बार उसने अपनी आंखें खोली थी, जब मिस्टर डीडी उसे नदी से निकालकर लाए थे। आन्या पूरे कमरे में एक नजर डालती है और फिर बिस्तर के पास जाकर बैठ जाती है। आन्या के पास उसका अपना फोन भी नहीं था ताकि वो चंचल से बात कर सके। यहाँ आने से पहले उसका सारा सामान उससे ले लिया जाता था, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जब उसे यहाँ लेकर आते हैं तो एक कंप्लीट नए अवतार में लेकर आते हैं। उसका पुराना कुछ भी उसके पास नहीं रहने देते सिवाय कपड़ों के। तो क्या सच में आज रात को उसकी मिस्टर डीडी से शादी होने वाली है? रियली? आन्या समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी अचानक कहाँ आ गई। उसने एक गहरी सांस ली, अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसे भूख लगी है।
तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक खाने की ट्रॉली लेकर एक शेफ अंदर आया। आन्या उसकी तरफ देखती है और बिस्तर से खड़ी हो जाती है। शेफ ने खाने की ट्रॉली को वहां रखते हुए फिर आन्या की तरफ पलटकर झुककर कहा, आपके लिए खाना है मैम, कुछ और चाहिए तो प्लीज इन्फॉर्म कर दे। ये बोलकर वो चला गया। आन्या ने खाने की ट्रॉली की तरफ देखा तो बिस्तर से उठकर उस ट्रॉली के पास आई। ट्रॉली थोड़ी बड़ी थी और उसमें बहुत सारी डिलीशियस खाना रखा हुआ था। आन्या ने उसके बाद खाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी। रात हो चुकी थी। आन्या शीशे के सामने खड़ी थी। उसने एक बहुत खूबसूरत रेड कलर का गाउन पहन रखा था। इस गाउन पर डायमंड का वर्क किया गया था नेकलाइन पर, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आन्या की परफेक्ट शेप की बॉडी में यह गाउन उतना ही खिल रहा था जैसे मानो उसी के लिए बनाया गया हो। आन्या ने डायमंड के झुमके पहने थे जो उसके लिए यहाँ पर भेजे गए थे, ऊपर से डायमंड का ब्रेसलेट भी। ये सब कुछ देखकर आन्या को एक बात समझ में आ गई थी कि मिस्टर डीडी के पास दुनिया भर की दौलत है। पैसे की कोई भी कमी नहीं है इन्हें, क्योंकि उसने जो ज्वेलरी आन्या को पहनने के लिए उसके पास भेजी थी उसकी ही कीमत कई करोड़ों में होगी, और वो सिर्फ 1 करोड़ के लिए उस आदमी से शादी कर रही है जिसे ना वो जानती है, जिसको ना उसने देखा। इनफैक्ट वो उसे नॉर्मल इंसानों की तरह भी नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या है, कौन है। फिलहाल आन्या को इस बात की भी टेंशन थी कि चंचल के पापा का इलाज हुआ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं उस आदमी ने कोई हेल्प पहुंचाई ही ना हो हॉस्पिटल। बिना कुछ जाने ये शादी करना रिस्क हो सकता है, एक बहुत बड़ा रिस्क। आन्या अपनी फ्रेंड से बात करना चाहती थी फोन पर, जानना चाहती थी कि हॉस्पिटल की अपडेट क्या है। जिस चीज के लिए वो शादी कर रही है वो काम मिस्टर डीडी ने पूरा किया भी या नहीं। तभी कुछ घर की नौकरानियां अपने यूनिफॉर्म में कमरे में अंदर आती हैं। इस घर का हर एक गार्ड, नौकर, नौकरानी सस्पेसिफिक यूनिफॉर्म में होते हैं। किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, सब बिल्कुल पुतलों की तरह होते हैं जिनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव या एक्सप्रेशन नहीं होता। सब बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। आन्या को लेकर वो लोग हॉल में आ गए जहां पर शादी के लिए ऑलरेडी वकील पहुंच चुके थे, वो भी बहुत सारे। आन्या काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, इतने सारे वकील बुलाने की क्या जरूरत थी। ये आदमी भी ना। आन्या वहीं खड़ी रहती है, उसकी आंखों में और उसकी बॉडी मूवमेंट देखकर ये कहना बहुत आसान था कि वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक अनजान इंसान से होगी, और वो भी ऐसे। पर वो आदमी है कहाँ जिससे वो शादी करने वाली है। आज फाइनली रोशनी में वो उसे दिखेगा, वरना अब तक तो उसने सिर्फ अंधेरे में ही देखा, मतलब सिर्फ आवाज सुनी। आज डेफिनेटली वो उसका चेहरा भी देख लेगी। कुछ ही देर में आन्या को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जूतों की इतनी कड़क आवाज थी कि पूरे महल में सिर्फ वही गूंज रही थी। सारे वकील एकदम से अपनी जगह पर खड़े हो गए। सारे गार्ड्स एकदम से अलर्ट होकर सावधान पोजीशन में कड़क हो गए। अचानक आन्या को महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गिर रहा है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई है। आन्या ने पलटकर देखा तो उसकी सांसें जैसे अटक गई हलक में। उसकी आंखें बड़ी हो गई और धड़कनें बहुत तेज। ठीक सामने वो इंसान चलकर उसकी तरफ आ रहा था। उस इंसान का कोट उसके जितना ही लंबा था और हल्का सा लहरा रहा था। उस इंसान की हाइट 6 फुट से ऊपर थी, काफी ऊपर। उसका और हद से ज्यादा चिल्ड था। ऊपर से नीचे तक वह ब्लैक कपड़ों में कवर था, यहाँ तक कि हाथों में भी उसने ब्लैक ग्लव्स पहने थे, और चेहरे पर एक मास्क जिससे उसके पूरे फेस को छुपा दिया था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो उसकी आंखें, जो इस वक्त आन्या पर थी। उसका आगे बढ़ता हुआ एक एक कदम एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को और भी ज्यादा गिरा रहा था। आन्या की धड़कनों को और ज्यादा तेज कर रहा था, सबके रोंगटे खड़े कर रहा था। जल्द ही वो आन्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। खुले मुंह और बड़ी बड़ी आंखों से आन्या इस मिस्टीरियस आदमी को शॉक होकर देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस आदमी की मास्क के पीछे छुपी आंखें बहुत डार्क थी और बहुत गहरी, मिस्टीरियस भी। आन्या ने अपना सलाइवा गटक लिया। तभी उस आदमी की डार्क आवाज आन्या ने सुनी, हेलो वाइफी। अचानक से उस आदमी की आवाज सुनकर आन्या होश में आई, क्योंकि अब तक तो वह उस आदमी की आंखों में ऐसे डूबी हुई थी कि मानो उसकी आंखों से उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो।
होश में आने के बाद उसने अपने चेहरे को थोड़ा इधर उधर घुमाया और फिर हिम्मत करके फिर से उस आदमी की तरफ देखा। मिस्टर डीडी ने वकील की तरफ कुछ इशारा किया। उसके बाद वकील ने शादी के डॉक्यूमेंट को सामने रखा। टेबल पर पड़े हुए पेन को उठाकर मिस्टर डीडी ने उसे आन्या की तरफ बढ़ाया। आन्या ने पेन देखा और फिर मिस्टर डीडी की तरफ देखकर कहा, नहीं ऐसे नहीं। मिस्टर डीडी ने अपने आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठा लिया। आन्या ने कहा, पहले मैं चंचल से बात करना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपना वादा पूरा किया या नहीं, उसके बाद ही मैं शादी के डॉक्यूमेंट पर साइन करूंगी। ये सुनकर मिस्टर डीडी ने अपनी नजरों को एक तरफ घुमाया। एक गार्ड एक बड़ी सी थाली लेकर आगे आया। उसने बड़ी सी थाली पर एक लाल कपड़ा बड़ा ढका हुआ था और उसके ऊपर फोन रखा हुआ था। उसके बाद उसने उस थाली को आन्या की तरफ कर दिया। आन्या ने तुरंत फोन उठाया और चंचल को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कुछ बेल जाने की आवाज सुनाई दी। हेलो आन्या, चंचल की आवाज सुनते ही बोली, चंचल मैं बोल रही हूँ। आन्या यह बोलते ही कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। उसके बाद शौक से भरी हुई आवाज में चंचल ने कहा, आन्या क्या यह तुम हो? यह कैसे नंबर से कॉल किया है तुमने मुझे, और तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम घर पर भी नहीं हो। तुम ठीक तो हो ना? आन्या ने कहा, मैं ठीक हूँ। अच्छा अंकल की सर्जरी का क्या हुआ, वो कैसे हैं? चंचल ने कहा, आन्या मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। पापा की सर्जरी अमेरिका के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ने की है। डॉक्टर्स की पूरी टीम आई थी यार सिर्फ पापा के लिए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको अस्पताल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक हम सबके लिए यह सब किसने किया? आन्या ने मिस्टर डीडी की तरफ देखा जो अपनी गहरी काली आंखों से उसे देख रहा था। चंचल बोली, और तुम कहाँ पर हो? जल्दी हॉस्पिटल आओ ना यार। आन्या ने कहा, चंचल मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। चंचल कंफ्यूज होकर बोली, बाहर कहाँ चली गई तुम? आन्या ने कहा, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। यह बोलकर उसने कॉल काट दिया और वापस फोन को उस बड़ी से थाल में रख दिया। उसके बाद आन्या ने मिस्टर डीडी की तरफ देखा। मिस्टर डीडी ने हल्का सा आन्या के पास आकर उसका हाथ ऊपर उठाया और उसके बालों की लटों को थोड़ा सा पीछे करते हुए कहा, एक अच्छी बीवी को कभी अपने हस्बैंड की बात पर डाउट नहीं करना चाहिए, बैड मैनर्स। उसके बाद मिस्टर डीडी ने पेन उठाकर आन्या की तरफ किया। आन्या ने हिम्मत करके वो पेन अपने हाथों में लिया और उसके पास शादी के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दिया। आन्या अपने कमरे में खड़ी हुई थी, तभी कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। वह दरवाजे की तरफ देखती है तो हाथ में कुछ कपड़ों के साथ कुछ नौकरानियां कमरे में एंटर करती हैं। वह सारे कपड़े को साइड में रखकर वहां से चली जाती हैं। आन्या को कुछ समझ नहीं आता। वह चलकर उन कपड़ों के पास आती है। वह देखती है कि एक थाल में एक खूबसूरत सी ड्रेस रखी हुई थी। वह ड्रेस लाल कलर की है और देखकर लग रहा है कि वह कोई हॉट सेक्सी और नाइटी ड्रेस है। उसके ऊपर एक लेटर रखा हुआ था। आन्या ने उस लेटर को उठाया और उसे पढ़ा, जिस पर लिखा हुआ था, आज हमारी सुहागरात है, तैयार होकर मेरे कमरे में आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। यह लेटर पढ़कर तो आन्या की सांसें जैसे हलक में अटक सी गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अजीब सी बेचैनी और नर्वसनेस होने लगी। एक तो उसकी शादी ऐसे अचानक हो गई, ऐसे हालातों में, ऐसे इंसान के साथ। यह सब कुछ एक शब्द में जैसा था उसके लिए, जिससे वह निकल भी नहीं पा रही थी। तो अब क्या सुहागरात भी? वह कैसे मनाएगी उस अजनबी के साथ? पर अब वह अजनबी कहाँ रहा? उसका पति हो चुका है पूरे लीगल तरीके से। मगर क्या यह सब इतनी आसानी से जल्दी करना ठीक रहेगा? आन्या ड्रेस को उठाकर देखती है। ड्रेस वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर छोटी भी बहुत थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था इसे पहनकर उस आदमी के पास जाने का, पर उसका जाना जरूरी था। अगर उसने उस आदमी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वह कुछ भी कर सकता था। उसका रुतबा, उसकी पावर, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। आन्या तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आन्या ने एक गहरी सांस ली और ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में उसने अंधेरे कमरे में दरवाजे को खोला और आन्या
जो कि कमरे के बाहर खड़ी हुई थी, हिम्मत करके कमरे के अंदर एंट्री करती है। उसके अंदर आते ही दरवाजा हमेशा की तरह बंद हो जाता है। आन्या अपना सलाइवा गटकती है। इस बार फिर से उसके स्वागत में चारों तरफ घोर अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। आन्या जैसे तैसे करके कमरे में आगे बढ़ती है। तभी उसे वह गहरी सी आवाज सुनाई देती है, बस वहीं पर रुक जाओ। यह आवाज सुनकर आन्या के कदम वहीं रुक गए। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने अपनी छोटी सी नाइटी जिसने मुश्किल से उसके हिप्स को ही कवर कर रखा था, उसे अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज सी हो गई जब उसने उस आदमी को अपने करीब आता हुआ महसूस किया। उसके कदमों की आवाज, उसकी बॉडी की महक धीरे धीरे करके आन्या के और ज्यादा करीब आ रही थी। तभी अचानक एक हाथ आन्या की कमर से होता हुआ उसके पेट पर आ गया और आन्या ने अपने पीछे उस इंसान को महसूस करा। उसने पीछे से आन्या को अपनी बाहों में भर लिया था। आन्या अपनी सांसों को रोककर खड़ी हुई थी। फिर उसने अपने कानों के पास धीरे से वह मदहोश भरी डीप आवाज सुनाई दी, इससे आगे मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा अपनी बाहों में। बहुत खूबसूरत लग रही हो अपने पति के दिए हुए पहले तोहफे में। आन्या कुछ नहीं बोलती। अपने होठ को दांतों के नीचे दबाकर वह कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद उसने महसूस किया कि उसके पीछे खड़े इंसान ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को एक तरफ किया और उसकी पीठ पर, उसकी गर्दन पर अपने ठंडे होठ रख दिए। आन्या ने जोर की सांस लेकर उसे अंदर ही रोक लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और मुट्ठी को थोड़ा और जोर कस लिया। उसका पूरा बदन एक सेकंड में ऐसे थर थर रहा गया जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। उसके बाद उस आदमी ने आन्या को अच्छे से अपनी बाहों में पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस करना जारी रखा। उसने आन्या को अपनी तरफ पलट लिया और अपने करीब कर लिया। आन्या के हाथ उस आदमी के सीने पर चले गए। उसने महसूस किया कि उस आदमी ने ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा। आन्या ने अपने हाथों की उंगलियां जैसे ही उस आदमी की बॉडी को टच किया, उसकी सांसें जहां थी वहीं पर अटक गई। उसने इस आदमी को कभी देखा नहीं था और ना ही इस वक्त अंधेरे में उसे देख पा रही थी, लेकिन टच करके साफ पता चल रहा था कि इस आदमी की बॉडी बहुत ही अमेजिंग और मस्कुलर है। उसकी बॉडी के एक एक कट को, उसके बाइसेप्स और उसके 8 पैक्स को वह अपनी उंगलियों से महसूस कर सकती थी, जो लाजवाब थे। जरूर यह आदमी सच में बहुत ज्यादा हैंडसम होगा, इतना हैंडसम कि लड़कियां मरती होंगी इसके लिए। मगर यह इतना अंधेरे में क्यों रहता है, कभी शक्ल भी क्यों नहीं दिखाता। उस आदमी ने आन्या से कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। आन्या थोड़ा होश में आई और बोली, यह सब कुछ ऐसे अचानक हो गया, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मिस्टर डीडी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे परमिशन है। मिस्टर डीडी ने हल्का सा मुस्कुराकर आन्या के बालों को कानों के पीछे करते हुए उसके माथे पर अपने माथे को लगाकर उसके गाल को अपने हाथों में सहलाते हुए कहा, तुम्हें हर चीज की परमिशन है, बस मुझसे दूर जाने की नहीं। तुम अब मेरी वाइफ हो। आन्या ने हिम्मत करके पूछा, आपने मुझसे शादी क्यों की। इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर मैं ही क्यों। कुछ सेकंड के लिए उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद उसने आन्या के बालों को अपने हाथ डाले और उसके चेहरे को करीब लाते हुए कहा, तुम उन सब से अलग हो आन्या। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम आन्या हो, मेरी आन्या। यह बोलकर उस आदमी ने अपने होठों को आन्या के होठों पर रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। आन्या को कुछ समझ नहीं आया। उस आदमी का मजबूत शरीर, उसकी मजबूत बाहों में वह जकड़ी हुई थी और वह आदमी बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस किए जा रहा था। ऐसा नहीं था कि आन्या को यह किस पसंद नहीं आ रहा था, वह हैरान थी। उसे पसंद आ रहा था, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, पर कुछ अजीब लगा उसे, कुछ बहुत अजीब लगा। अचानक आन्या के दिमाग में कुछ और चीजें दौड़ने लगी, पास्ट का जैसे याद आने लगा। ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस तरह से उसे पहले भी किसी ने किस किया है, इस तरह से उसे पहले भी किसी ने अपनी बाहों में भरा है। आन्या के दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। उसने एकदम से उस आदमी को अपने आप से थोड़ा दूर किया और तेज तेज सांस लेने लगी। उस आदमी की गहरी आवाज आन्या के कानों में पड़ी, क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। आन्या पहले जोर जोर से सांस लेती है, लेकिन उस आदमी ने उसे ऐसे किस किया मानो
उसके फेफड़े से सारी ऑक्सीजन खींच ली। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद आन्या उस आदमी से बोली, मुझे अजीब लग रहा है, आपका किस करना मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह सब पहले भी हमारे बीच हो चुका है। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? पता नहीं क्यों, मगर आन्या के मुंह से अपने आप ही ये सवाल निकल पड़ा। आन्या का सवाल सुनकर कुछ सेकंड तक उसे कोई जवाब नहीं मिलता, कोई भी नहीं। उसके बाद उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब मिलता है, हाँ बिल्कुल मिल चुके हैं, और तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, हमारे बीच में यह सब कुछ पहले भी हो चुका है। मिस्टर डीडी की बात सुनकर आन्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी सांस थोड़ी तेज हो जाती है। उसने हिम्मत करके फिर से पूछा, कब, कैसे और कहाँ मिले थे हम? कहीं ना कहीं आन्या को इस बात का डर था, कई सालों पहले उस पार्टी में आन्या के साथ जिस लड़के ने वह सब किया। इतना सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस आदमी से कंफर्म करने के लिए वह डिटेल में पूछती है, मिस्टर डीडी? बिना कोई झूठ बोले, बिना बात छुपाए हुए आन्या ने सीधे सपाट शब्दों में बोला, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है आन्या, इस वक्त तुम जो सोचकर घबरा रही हो वही सच है। इतना सुनते ही आन्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो क्या इसका मतलब कॉकटेल पार्टी की उस रात मेरे साथ वह सब कुछ आपने किया था? आन्या पत्थर की तरह अपनी जगह पर जमकर खड़ी रही। वह शॉक थी, बहुत ज्यादा शॉक, मगर उसके एक एक एक्सप्रेशन को मिस्टर डीडी अंधेरे में बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। उसने आन्या से कहा, हाँ मैं वही था, मैं तुम्हारे साथ पहले भी रात गुजार चुका हूँ। आन्या की आंखें भर आई और आंसू टपकने लगे। उसने कहा, इसका मतलब आपने मेरा रेप किया? आन्या का यह सवाल सुनकर वह आदमी चुप हो जाता है। आन्या थोड़े गुस्से में बोली, क्या मिला आपको यह सब कुछ करके मेरे साथ? क्या मिला? जवाब दीजिए मुझे। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब? क्यों? किसके कहने से? तभी आन्या ने एक बार फिर से अपने आप को उस आदमी की बाहों में महसूस किया। उस आदमी ने, यानी कि मिस्टर डीडी ने आन्या की कमर पर हाथ रखा, उसे करीब किया और धीमी सी लेकिन गहरी आवाज में कहा, रेप? आन्या, तुम्हें पता है कि रेप क्या होता है? रेप वो होता है जो 10 लोग तुम्हारे साथ करते हैं, जिनको तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए हायर किया था। तुम्हारी बहन ने तुम्हारा रेप करने के लिए 10 लोगों को कमरे में बैठा कर रखा था, जो तुम पर टूट पड़ने के लिए बेसब्र थे, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। यू आर माई गर्ल, और तुम्हें अगर कोई टच करेगा तो मैं अपनी जान से जाएगा वो, जैसे वो 10 लोग उस रात के बाद अपने घर वालों को कभी भी दोबारा नहीं मिल पाए। आन्या की आंखें यह सुनते ही बड़ी हो गई। मिस्टर डीडी ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, आन्या की आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया और कहा, हम दोनों का मिलन तकदीर में शुरू से ही लिखा था आन्या, और अब तुम तकदीर के फैसले को एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ उन सब का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो। वी विथ मी आन्या एंड आई विल एवेंज यू। यह बोलकर मिस्टर डीडी ने एक बार फिर से आन्या को अपनी बाहों में भरा और उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। आन्या अब भी हैरान थी, मगर अब उसे तकदीर को एक्सेप्ट करना ही होगा। उसके अपनों ने इस कदर उसकी पीठ में छुरा घोंपा था कि अब वह वहां तो लौटकर कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। अगले ही पल में डीडी ने आन्या को अपनी बाहों में उठाया और फिर उसे बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। आन्या की बाहें उसके गले में थी। धीरे से, प्यार से उसने आन्या को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर धीरे धीरे करके आन्या की उस छोटी सी ड्रेस को भी उसके शरीर से अलग कर दिया। वह आन्या को हर जगह किस करने लगा। जाने अनजाने में आन्या इस चीज में मदहोश होने लगी और उसके मुंह से भी सिसकियां निकलनी शुरू हो गई। मिस्टर डीडी ने अपनी उंगलियों को आन्या की उंगलियों में फंसाया और फिर अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के ऊपर ले गया। आन्या के लाख कंट्रोल करने के बाद भी उसकी सिसकियां तेज हो गई और देखते ही देखते पूरा कमरा पूरी रात उसकी सिसकियों से गूंजता रहा। अगली सुबह आन्या धीरे धीरे नींद से जागती है, उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक बार फिर से अंधेरे में घिरा हुआ पाती है। आन्या ने महसूस किया कि वह इस वक्त किसी की बाहों में है। किसी का बिना कपड़ों का शरीर उसके शरीर से टच हो रहा है और उसने खुद भी अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहन रखा। यह महसूस करके आन्या को याद आता है कि रात को उसकी और इस आदमी के बीच में सब कुछ हो चुका है, मगर रात को जो भी कुछ हुआ
वह कितना अमेजिंग था। यह एडमिट करने में ही आन्या शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। वो उठने लगती है मगर उसके ऊपर एक भारी सा हाथ जिसने हल्का सा आन्या को प्रेस किया तो वह वापस अपनी जगह पर लेट गई। आन्या थोड़ी हैरान हो गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके बगल वाला इंसान जाग रहा है। जल्द ही आन्या के कानों में उस आदमी की गहरी आवाज पड़ी, गुड मॉर्निंग वाइफी। वह आवाज इतनी गहरी और मधोशी से भरी थी कि आन्या की धड़कनें तेज हो गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका हार्ट बीट स्किप करने लगा। आन्या ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। वह इतना ही बोली तभी बगल वाले इंसान ने आन्या को अपने करीब किया और उसके बिना कपड़ों के बदन को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए उसके कान के पास हल्की सी आवाज में कहा, सिर्फ गुड मॉर्निंग। उसकी बात सुनकर आन्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर उस आदमी ने कहा, गुड मॉर्निंग हवी, डोंट फॉरगेट वी आर मैरिड नाउ, आई एम योर हस्बैंड, एड्रेस मी प्रॉपरली। मिस्टर डीडी की बात सुनकर आन्या अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है और फिर हिम्मत करके कहती है, गुड मॉर्निंग हबी। यह सुनकर आदमी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, दैट्स बेटर। आन्या खड़ी होने की कोशिश करती है मगर मिस्टर डीडी उसे एक बार फिर से बिस्तर पर लेटाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? आन्या ने तकिए पर अपना सर रखते हुए कहा, वह सुबह हो गई है तो वह इतना ही बोली कि मिस्टर डीडी ने कहा, मुझे पता है सुबह हो गई है, क्या तुम्हें कहीं जाना है? आन्या कुछ बोली नहीं। मिस्टर डीडी ने आन्या के बालों को थोड़ा सा संवारते हुए खुद को आन्या के करीब करते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उस पर किस करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त ये सब तुम्हारे लिए काफी नया और काफी अजीब है, लेकिन आन्या अब यही तुम्हारी सच्चाई है। अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। अगर मैं तुम्हें अपने आप से बांधकर यहाँ रखना नहीं चाहूंगा। मुझे पता है तुम वापस जाना चाहती हो। मिस्टर डीडी की बात सुनकर आन्या कुछ नहीं बोली। असल में वह सच में वापस जाना चाहती थी। चंचल से मिलना था, हॉस्पिटल भी जाना था, चंचल को यह सब बताना भी था। ऐसे रातों रात अचानक की उसकी जिंदगी बदल गई। आन्या हिम्मत करके मिस्टर डीडी से बोली, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे जाने के लिए? कुछ सेकंड तक अंधेरे में सन्नाटा रहा। फिर आन्या ने मिस्टर डीडी के चेहरे को अपने चेहरे के काफी करीब महसूस किया। मिस्टर डीडी ने आन्या के होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, एक शर्त पर। आन्या कंफ्यूज होकर बोली, कैसी शर्त? मिस्टर डीडी ने कहा, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा मेरे पास तुम्हें आना होगा। मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम बाहर की दुनिया में चाहे जैसे भी रहो मगर तुम मेरी हो, इस बात को तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। आन्या अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है और फिर सिर्फ इतना कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? मिस्टर डीडी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, थोड़ी देर बाद। अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। आन्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह एक बार फिर से उस आदमी की बाहों में थी। वह आदमी उसे पैशनेटली किस कर रहा था। एक बार फिर से उसका शरीर उस आदमी की मस्कुलर बॉडी के नीचे था और फिर जल्द ही उसकी सिसकियां कमरे में एक बार फिर से गूंजने लगी। आन्या गाड़ी में बैठी हुई थी। हमेशा की तरह उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था हर बार उसे लाने ले जाने के लिए आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है। जल्द ही आन्या की गाड़ी एक जगह पर आकर रुक जाती है और उसके बाद उसकी आंखों के ऊपर से पट्टी को हटा दिया जाता है। आन्या देखती है कि वह शहर के बीचों बीच है। वह गाड़ी से उतरती है और गार्ड गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उसके बाद आन्या वहां से टैक्सी लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आन्या के हाथ में एक पर्स था जिसमें नोटों की कुछ गड्डियां रखी हुई थी और एक मोबाइल फोन भी, जो काफी ज्यादा महंगा और काफी खूबसूरत था। यह सब वहां से निकलने से पहले उसे दिया गया था। आन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतने सारे पैसे क्यों दिए गए हैं। और ये मोबाइल फोन, उसके पास खुद का मोबाइल फोन नहीं था। उसकी फ्रेंड चंचल ने उसे मोबाइल फोन दिया था इमरजेंसी में, जो उसके काम आ सके। मगर यह तो बिल्कुल ब्रांड न्यू और बहुत महंगा मोबाइल फोन था जो उस घर से निकलने से पहले आन्या को दिया गया था। जल्द ही आन्या हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी। वह चुपचाप टैक्सी में बैठी हुई थी। तभी उसके फोन के बीप का एक साउंड बजता है। उसमें सिर्फ एक ही नंबर सेव था। आन्या ने देखा कि मिस्टर डीडी का मैसेज आया है। उसने मैसेज पर क्लिक करके खोला जिसमें लिखा हुआ था, आन्या मैं तुमसे दूर हूँ। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि तुम मेरी नजरों से दूर हो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो सिर्फ मुझे याद कर लेना, अपना ख्याल रखना।
यह मैसेज पढ़कर आन्या थोड़ा सा नर्वस हो गई और कंफ्यूज भी कि उसने क्या जवाब देना चाहिए। यह इसका नया नया पति है, ऊपर से ऐसा पति जिसकी शक्ल तक उसने नहीं देखी। अगर देखा जाए तो आन्या की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड के जैसी थी, जिसमें बीते कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया था कि वह खुद इस चीज को एब्जॉर्व नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। पहले उसकी आंखों का वापस आ जाना, फिर उसका हार्ट ब्रेक, उसके बाद अपनी ही बहन के मुंह से कुछ कड़वे सच सुनना, उसका सुसाइड करने की कोशिश करना, किसी अनजान इंसान का उसे बचाना और फिर उसकी ही बीवी बन जाना। सबसे बड़ा धमाका तो वह था जब उस अनजान इंसान ने कहा कि वह वही है जिसने आज से कुछ साल पहले आन्या के साथ रात गुजारी थी। इस तरह आन्या सोच में डूबी हुई बैठी रही। तभी हॉस्पिटल आ गया। वह सीधा अस्पताल के अंदर चली गई। चंचल अपने पापा के वार्ड में थी अपनी माँ के साथ। आन्या वहां पहुंचती है तो उसने देखा चंचल के पापा अब काफी ठीक हालत में है। चंचल की मामा वहां पर बैठी थी और चंचल अपने पापा के पास खड़ी हुई। आन्या जब वार्ड में आती है तो चंचल उसे देखकर एकदम से खुश हो जाती है। आन्या, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चंचल भाग कर आई और आन्या को जोर से हग कर लिया। आन्या ने भी चंचल को हग रिटर्न किया। चंचल हग ब्रेक करके बोली, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे कितना कुछ बताना है यार तुम्हें, आन्या ने कहा। मुझे भी बताना है कुछ। अच्छा पहले यह बताओ कि अंकल की तबीयत कैसी है। चंचल ने मुस्कुराकर कहा, पापा बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद चंचल की मम्मी पापा से मिलती हैं, थोड़ी देर में उनसे बातें करती हैं और उसके बाद चंचल उसे लेकर आन्या को लेकर अस्पताल से बाहर चली जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। चंचल शॉक होकर आन्या से बोली, सीरियसली यह क्या बोल रही है तू? ये सब क्या सच है? तुमने शादी कर ली, वह भी मुझे बिना बताए? ऐसे कैसे? आन्या चंचल से बोली, बहुत लंबी कहानी है। चंचल ने कहा, अगर लंबी कहानी है तो शॉर्ट में बताओ, और वैसे भी मेरे पास पूरा टाइम है तुम्हारी कहानी सुनने के लिए। मुझे सही सही सारी बात बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुमने शादी कर ली, वह भी मुझे बिना बताए। अगर मुझे नहीं बताया और तुम्हें रातों रात किसी से शादी करनी पड़ी, इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था और मैं वह कारण जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ, मुझे बताओ आन्या, मुझे सब कुछ बताओ। आन्या ने एक गहरी सांस ली और फिर चंचल को सारी बात बतानी शुरू की। तकरीबन आधे घंटे तक चंचल शौक में बैठी रही। आन्या की बातों ने उसके ऊपर बम फोड़ दिया था। उसकी आंखें शौक से फटी हुई थी। आन्या चंचल के हाथ पर हाथ रखकर बोली, चंचल क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चंचल होश में आकर थोड़ी दुखी आवाज में बोली, तुमने यह सब कुछ मेरे लिए किया। चंचल की आंखों में आंसू आ गए। आन्या चंचल का हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोली, पागल, अगर मेरी जगह तू होती तो क्या तू नहीं करती? चंचल आन्या से बोली, पर तुझे इतना करने की क्या ही जरूरत थी आन्या? तो सिर्फ मेरे पापा के इलाज के पैसों के लिए किसी भी इंसान से शादी कैसे कर सकती है? आन्या ने जवाब दिया, शायद किस्मत में वही लिखा था। तो अब इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोच। वैसे भी मेरी जिंदगी इस वक्त कैसे मोड़ पर आ गई है, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ। तकदीर ने मुझे उस इंसान के साथ बांध दिया है जो मेरी जिंदगी में सालों पहले आकर तबाही मचाकर चला गया था। चंचल आन्या से बोली, आन्या मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है, कहीं वह आदमी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आन्या ने जवाब दिया, अब तक तो उसने मुझे बहुत प्यार से रखा है और कल रात जो भी कुछ हुआ वह उसने काफी प्यार से किया। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा है उसका। अचानक यह सुनकर चंचल थोड़ा सा करीब आई और धीमी सी आवाज में बोली, क्या तुम लोगों के बीच में कल रात वो सब कुछ हो गया? आन्या ने हाँ में सर हिलाया तो चंचल ने थोड़ी चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा ये बता वह दिखने में कैसा है? तुझे उसके साथ मजा आया या नहीं? चंचल की बात सुनकर आन्या को जब मिस्टर डीडी की फिजिक्स, उसके मस्कुलर बॉडी, रात को उसे प्लेजर देने की उसकी टेक्निक्स को याद करते ही उसके गाल बुरी तरह से लाल हो जाते हैं। और जब वो याद करती है कि कैसे रात को मिस्टर डीडी के दिए प्लेजर में डूबकर वो पागलों और बेशर्मों की तरह मॉर्निंग कर रही थी, जोर शोर से चिल्ला रही थी, ये सोचकर तो उसके पेट में गुदगुदी होने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसे इतना ब्लश करता हुआ देख चंचल ने अपने आईब्रोज ऊपर उठा लिए और कहा, क्या बात है, तुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, तेरे गाल लाल
गाल जो लाल हो गए सब कुछ बोल रहे हैं। आन्या यह सुनकर चौंक जाती है। वो तुरंत अपना गला साफ करती है, अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ब्लश नहीं कर रही। इस बात पर चंचल हंसने लगती है और आन्या को हक कर लेती है। थैंक यू आन्या, थैंक यू सो मच, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आन्या भी हल्का सा मुस्कुराकर चंचल को गले लगा लेती है। तभी आन्या के फोन में एक बीप साउंड बजता है। आन्या अपने पर्स से फोन निकालती है। उसमें एक मैसेज लिखा था, मिस्टर डीडी की तरफ से, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलो तुमसे इतना ना चिपके, तुम्हें ऐसे बाहों में लेकर हक करने का सिर्फ मुझे अधिकार है और मैं बहुत जेलस टाइप इंसान हूँ। यह मैसेज देखकर आन्या थोड़ी हैरान हो जाती है। वह यहाँ वहां देखती है, कहीं वो उसे देख तो नहीं रहा। उसे कैसे पता कि वह इस वक्त चंचल को हक किए हुए है। तभी एक और मैसेज आता है, मेरी नजर हमेशा तुम पर है आन्या, मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ मगर हमेशा तुम्हारे करीब हूँ। पता नहीं क्यों ये मैसेज पढ़कर आन्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। चंचल जब आन्या का मोबाइल देखती है तो चौंक जाती है, कहती है, ओह माय गॉड, ये तो लेटेस्ट आईफोन है यार, इतना महंगा मोबाइल फोन तुझे किसने दिया? क्या तुम्हारे नए नए हस्बैंड ने दिया? आन्या हाँ में सर हिला देती है। चंचल अम्यूजमेंट के कारण उस मोबाइल को अपने हाथों में लेकर देखती है और फिर मुस्कुराकर आन्या से कहती है, तेरी तो निकल पड़ी, चल तेरी नई नई शादी की पार्टी करते हैं। उसके बाद वह आन्या को लेकर वहां से चली गई। एक टैक्सी शहर के एक स्कूल के बाहर आकर रुकती है। कहर फटाफट टैक्सी से बाहर निकलती है और फिर भागते हुए स्कूल के अंदर जाती है। उसने हाथों में कुछ बैग पकड़े हुए थे और वह भागते हुए नजर आ रही थी। भागते भागते अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, अरे बाप रे, बहुत लेट हो गई। तभी तो फटाफट रास्ते में एक टीचर से बोली, एक्सक्यूज मी, आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होने वाली थी ना, मेरे 2 छोटे भाई बहन यहाँ पर पढ़ते हैं, पायल और सौम्य, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वह इस वक्त कहाँ होंगे? उस टीचर ने कहर से कहा, जी इस वक्त पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग ऑडिटोरियम में चल रही है, आप वहां पर चली जाइए। कहर ने तुरंत बोला, जी थैंक यू वेरी मच, पर वह ऑडिटोरियम किस तरफ से होगा? टीचर ने बाहर की तरफ इशारा किया जहां पर एक बड़ा सा ऑडिटोरियम था। टीचर का थैंक यू बोलने के बाद वो सीधा ऑडिटोरियम में भागते हुए चली गई। कहर वहां पर पहुंची तो देखा काफी पेरेंट आए हुए हैं और काफी टीचर्स भी मीटिंग कर रही हैं। वहां पर वह सारे बच्चे भी मौजूद थे जिनके पेरेंट्स आए हुए थे। कहर जब ऑडिटोरियम में आई तो अचानक पायल और सौम्य अपना हाथ हिलाकर कहर को अटेंशन अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगे। कहर ने उन दोनों को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद वह पेरेंट्स की कतार में जाकर बैठ गई। पायल ने हल्की आवाज में कहा, थैंक गॉड दीदी, आप आ गई, हमेशा की तरह लेट, ये कभी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगी आप। सौम्य ने कहा, शुभ शुभ बोलो, उनके रिकॉर्ड में ये भी चीज है, यह जब भी स्कूल आती हैं कोई ना कोई पंगा कर देती हैं, बस दुआ करो आज ना कोई पंगा कर दें। टीचर्स और पेरेंट्स के बीच बातचीत शुरू हुई। हर क्लास टीचर अपने अपने विषय के प्रदर्शन और बच्चों की प्रगति के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। बातचीत सामान्य थी, बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और उनकी कमजोरियों को लेकर। पर कहर का ध्यान तब खिंचा जब एक टीचर ने कुछ पेरेंट्स को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित करते हुए कहा, अगर आपके बच्चे गणित और विज्ञान में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे तो आप हमारे ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं, यह उनकी पढ़ाई को और मजबूत करेगा। कहर के माथे पर बल पड़ गए। वह पहले चुप रही, लेकिन जब दूसरी और तीसरी टीचर ने भी अलग अलग विषयों के लिए यही सुझाव दिया तो उसका सब्र टूट गया। वह खड़ी हो गई। माफ कीजिए, कहर की आवाज में संयम लेकिन दृढ़ता थी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सौम्य और पायल ने एक साथ अपना सर पीट लिया। हो गया बवाल, ये चुप क्यों नहीं बैठ सकती? सारा हॉल कहर की ओर मुड़कर देखने लगा। टीचर्स ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा। आप क्या कर रही हैं? बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जब हमें ट्यूशन के लिए अलग से पैसे भरने हैं तो फिर स्कूल की फीस क्यों दी जा रही है? क्या बच्चों को पढ़ाना स्कूल का काम नहीं है? एक टीचर ने कहा, देखिए मैम, बात ऐसी है कि अगर बच्चा किसी विषय में कमजोर है तो हम उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं। कहर ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी के लिए हम इतनी हैवी फीस आपको पे करते हैं। बच्चा कमजोर क्यों है? आपको नहीं लगता कि आप लोगों की कमी
आप लोगों की कमी है कि बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, उसे हर सब्जेक्ट में अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए हम आपको इतना भारी अमाउंट फीस पे करते हैं, तो फिर ट्यूशन के नाम पे और भी ज्यादा पैसा क्यों दे। पहले हम अब स्कूल की फीस वसूल करवाएं। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पेरेंट की भीड़ में कुछ हलचल होने लगी। एक पेरेंट ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही बात कही, अगर हर विषय के लिए ट्यूशन जरूरी है तो हम इतनी महंगी फीस क्यों भर रहे हैं। दूसरे पेरेंट ने भी समर्थन में आवाज उठाई। टीचर्स को स्कूल में ही बच्चों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि उन्हें ट्यूशन की जरूरत न पड़े। अचानक हॉल में गर्मी देखकर सौम्य और पायल तो अपना सर ही पकड़ लेते हैं। टीचर्स असहज हो जाते हैं। प्रिंसिपल, जो अब तक चुपचाप पूरे मामले को देख रही थी, माइक के पास आई और शांतिपूर्वक बोलने लगी। हम समझते हैं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्कूल का उद्देश्य बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे टीचर्स अपनी क्लास में बच्चों को पर्याप्त समय और ध्यान दें। ट्यूशन की आवश्यकता केवल विषय परिस्थितियों में ही होनी चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल में ही हर सुविधा मिले। प्रिंसिपल की बातों ने माहौल को थोड़ा शांत किया, लेकिन पेरेंट्स के बीच चर्चा जारी रही। कहर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म हुई और कहर सौम्य और पायल को लेकर गार्डन में बैठी हुई थी। वह दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। सौम्य ने कहर से कहा, आपको क्या जरूरत थी वहां सबके बीच में खड़े होकर यह सब कुछ बोलने की। कहर ने जवाब दिया, अरे बोलू क्यों नहीं, जब मैं तुम दोनों को इतने अच्छे शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम दोनों की फीस पे कर रही हूँ, तो फिर वह लोग ट्यूशन का क्यों बोल रहे हैं। और बोल भी कैसे सकते हैं। तुम लोगों को पता है ना इस स्कूल की फीस कितनी ज्यादा है। अगर उसके बाद भी हम लोगों को तुम बच्चों को ट्यूशन के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ी तो फिर स्कूल की फीस पे करने का मतलब ही क्या बनता है। पायल ने कहर से कहा, लेकिन दीदी, यहाँ पर जो भी टीचर्स हमें क्लासेस में पढ़ाते हैं वह सेम बच्चों को ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं, वह भी वही सब्जेक्ट जो क्लास में पढ़ाया जाता है। क्या ये नॉर्मल नहीं है। कहर ने जवाब दिया, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वह लोग बच्चों को ट्यूशन में ऐसा क्या नया पढ़ाते हैं जो क्लास में नहीं पढ़ा रहे। यह लोग बस पैसा छाप रहे हैं और कुछ नहीं। जहाँ कहीं भी हमें ऐसा कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे, हमें तुरंत आवाज उठानी चाहिए, ना कि चुपचाप बैठकर चीजों को बर्दाश्त करना चाहिए। सौम्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप जब भी स्कूल आती हैं तो बवाल करके चली जाती हो, पता नहीं क्लास में हमारा क्या होगा। कहर ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ गलत हुआ तो तुम चुपचाप मुझे बताना, मैं सारे टीचर्स की वाट लगा दूंगी। सौम्य ने अपनी आंखें रोल की और कहा, हाँ पता है, वाट लगाने के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं। इस बात पर पायल और सौम्य हंसने लगे। कहर स्कूल का काम खत्म करने के बाद सीधा एक शॉप पर जाती है। वहां पर पिज्जा डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। वो न्यूज़पेपर में कुछ ऐड देखती हुई बड़बड़ाई, कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी यार, कहीं तो इंटरव्यू होगा। वह अखबार के पन्ने पलटते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक वह एक लड़की से टकरा जाती है। ओह, आई एम रियली सॉरी। वह देखती है कि उसके सामने एक और खूबसूरत सी लड़की जो लगभग उसी की उम्र की है। वो कोई और नहीं, नूर सिंघानिया थी। अपने खुले बालों में, आंखों पर काला चश्मा के साथ खूबसूरत सी स्कर्ट में नूर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके स्वीट हार्ट, पर जरा न्यूज़पेपर की दुनिया से बाहर निकलो, जरा आसपास भी देख लिया करो। कहर ने ऑकवर्ड सा होकर अपना सर खुजाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट देख रही थी तो ध्यान नहीं रहा। उसके बाद नूर हल्का सा मुस्कुराई और दोनों वहां से अपने अपने रास्ते चल दिए। नूर थोड़ा आगे आई कि तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है जिसके बाहर से वो गुजर रही है। उस शीशे में वह अपने आप को, पूरी बॉडी को देख सकती है। अचानक नूर के कदम रुक गए और उसने ठीक से खड़े होकर अपने आप को देखा। उसने थोड़े से पोज बनाए और अपनी बॉडी को अच्छे से चेक करते हुए कहा, क्या बात है, क्या फिगर है मेरा, कसम से अगर मैं लड़का होती ना तो अपने आप पर ही फिदा हो जाती। नूर फटाफट अपना फोन निकालती है और अलग अलग तरह के पोज बना के अपनी पिक्चर्स को क्लिक करती है। उसके बाद वह आईने के सामने आती है, अपनी लिपस्टिक निकालकर आईने के बिल्कुल करीब आती है और होठों पर लिपस्टिक लगाती है और फिर पप्पी लेने वाले पोज बनाती है। कुछ पोज तो काफी ज्यादा सेक्सी और
सेडिक्टिव थे। नूर काफी सेल्फ ऑब्जर्व्ड लड़की थी, यानी कि उसे अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार था। जिस तरह से वह खुद के पोज बनाकर खुद को अप्रिशिएट कर रही थी, खुद की तारीफ कर रही थी और फोटोज क्लिक कर रही थी, इस बात से पूरे तरीके से बेखबर थी कि उसकी ऐसी पागलों जैसी हरकतें कोई था जो अंदर की तरफ से देख रहा था। राजवीर वहां पर अपने कुछ क्लाइंट के साथ एक मीटिंग अटेंड करने आया था। वह सब लोग टेबल पर बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक राजवीर और उसके साथ बैठे लोगों की नजर नूर पर पड़ती है। रेस्टोरेंट की दीवार शीशे की थी, जहां अंदर से बाहर सब कुछ दिखाई देता था और बाहर से सिर्फ आईना दिखाई देता था। अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो नूर सिर्फ खुद को देख पा रही थी, जैसे कि वह कोई आईना देख रही हो, लेकिन अंदर बैठे हुए लोग नूर को और उसकी हरकतों को बहुत साफ साफ देख पा रहे थे, खास करके राजवीर, जिसकी नजरें नूर पर काफी चिपक गई थी। नूर की ऐसी सिली हरकतें राजवीर को काफी सिली लगी, मगर कहीं ना कहीं उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट भी आ गई। वो अम्यूजमेंट के साथ उसे देख रहा था। उसकी टेबल पर बैठे बाकी लोग भी नूर को देखे जा रहे थे। राजवीर ने जब ये नोट किया कि सब लोग ही उसे लड़की को देख रहे हैं, तो उसने अपना गला साफ किया, जिस वजह से सबका ध्यान वापस राजवीर की तरफ आया। और फिर राजवीर ने सबको मीटिंग पर फोकस करने के लिए कहा। कुछ सेकंड बाद जब राजवीर की नजर एक बार फिर से बाहर की तरफ गई, तो वह हल्का सा हैरान हो गया, क्योंकि अब नूर वहां पर नहीं थी। उसने आसपास नजर मारी, पर शायद वो चली गई थी। एक गहरी सांस लेकर राजवीर फिर से अपने काम में लग गया। अर्थव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती है। अर्थव सर उठाकर देखता है तो वहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड मयंक खड़ा रहता है। अर्थव थोड़ा हैरान हो जाता है। मयंक, तुम यहाँ? वो खड़ा होकर आगे आता है और मयंक भी अंदर आता है। अर्थव ब्रो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और हैंड शेक करके हल्का सा हक करते हैं। तुम कैसे हो? इंडिया कब आए? बताया भी नहीं। अर्थव की बात का जवाब देते हुए मयंक उसके साथ सोफे पर बैठ गया। बस कल ही आया था और आते ही एक जरूरी काम खत्म करके सीधा तुमसे मिलने आया हूँ। अर्थव और मयंक आराम से बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में नूर अर्थव के कैबिन में आती है, क्योंकि अर्थव ने बुलाया था। भाई आपने बुलाया? तभी वो देखती है कि मयंक आया है। वैसे तो मयंक भी काफी जवान और हैंडसम लड़का था, लेकिन नूर को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी उसमें। उसकी शक्ल से उसे खास इरिटेशन थी। इसलिए नहीं कि वो उसे पसंद नहीं करती या कुछ और, बल्कि इसलिए क्योंकि अर्थव मयंक के साथ उसकी जोड़ी बनाने पर तुला हुआ था। नूर को देखते ही मयंक की आंखों में चमक आ गई। हे नूर, हाउ आर यू? मयंक की एक्साइटमेंट देख नूर ने अपनी आंखें रोल की, अनोइंग सा फेस बनाकर कहा, आई एम फाइन थैंक्स, जैसे कोई दिलचस्पी ना हो। मयंक के सवाल का जवाब देने में उसका ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर मयंक की एक्साइटमेंट थोड़ी खत्म हो गई और वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। यह चीज अर्थव ने नोट की और उसे अच्छी नहीं लगी। अर्थव नूर से बोला, नूर, अब जबकि मयंक वापस लौट आया है, तो क्यों ना हम तुम दोनों की एंगेजमेंट डेट निकलवा ली जाए। यह सुनकर नूर की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, क्या एंगेजमेंट इतनी जल्दी? लेकिन ऐसे कैसे? अर्थव ने कड़क आवाज में नूर से कहा। खुशी दी का ऑर्डर था, मयंक के वापस लौटते ही एंगेजमेंट की डेट निकलवाई जाए और इसमें कोई बहस नहीं होगी। अगर तुम्हें कोई बहस करनी है तो खुशी दी से जाकर करो। यह सुनकर तो नूर के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ भी कर सकती थी, मगर खुशी से बहस बिल्कुल भी नहीं। खुशी उसकी सिर्फ बड़ी बहन ही नहीं, बल्कि उसकी माँ के जैसी थी। वो जितनी सॉफ्ट, प्यारी और क्यूट थी, डिसिप्लिन्ड और ऐसी जिंदगी के फैसलों के मामले में उतनी ही स्ट्रिक्ट और कड़क भी थी। वह बहुत जिम्मेदार लड़की थी, तभी तो आज तक उसने अपने अंपायर को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे भाई बहन की अच्छी परवरिश के चक्कर में शादी तक नहीं की। उनका तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। जब से उनके मॉम डैड यानी विराट और माया वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, तब से ही उनकी और पूरे अंपायर की जिम्मेदारी को खुशी ने अकेले ही संभाला। इसलिए उसके सामने जुबान लड़ाने का ना तो नूर ने कभी सोचा और ना ही सोच सकती थी। पर ऐसे कैसे वह उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? मयंक अच्छा लड़का है, पर वह नहीं चाहती कि मयंक से शादी हो।
वह अभी किसी से शादी करना ही नहीं चाहती। वो अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहती है और अपने ड्रीम बॉय के इंतजार में है। अनोइंग फेस बनाकर नूर वहां से चली जाती है। नूर के जाते ही मयंक उसकी तरफ देखता है। अर्थव ने अपना गला साफ किया और मयंक की अटेंशन को अपनी तरफ करते हुए कहा, और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? सुना है बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो। मयंक ने थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर अपने बालों में हाथ घुमाया और कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है। दूसरी तरफ नूर ने अपने कैबिन में आई और इरिटेट होकर अपने बालों को मुट्ठी में पकड़कर उछलने लगी, इधर उधर चक्कर काटने लगी। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? इन लोगों ने तो मुझे फंसा दिया। मुझे यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाली। ऐसे कैसे ये लोग मेरी शादी कर सकते हैं? दिस इज इरिटेटिंग यार। मुझे खुशी दी से बात करनी होगी अपनी जिंदगी के लिए। अगर मैं बोल नहीं सकती तो और कुछ चीज के लिए तो बोल सकती हूँ। मुझे कुछ भी करके खुशी दी को मनाना होगा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। और मयंक वह लड़का बिल्कुल भी नहीं है जिसे देखकर मेरे दिल में डुपचिक म्यूजिक बजे। ओ गॉड, मैं अब क्या करूं? रोने जैसी शक्ल बनाकर नूर सोफे पर फैल गई। फिर उसकी नजर अपने बगल के टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल पर गई। वो आगे झुकी और उसमें फोन में अपने हाथ में लेकर एक जगह पर कॉल किया। उसने फोन को कान पर लगाया। थोड़ी देर बेल बजी और फिर फोन रिसीव किया गया और दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, हाँ बोल। तभी नूर ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, कहाँ हो तुम? आज शाम को क्लब में मिलते हैं। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। रात के टाइम शहर के एक बड़े से क्लब में बड़े ही जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। लोग डांस कर रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वहीं कोने पर बार के टेबल के पास एक लड़की बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। नूर उसके सामने बैठी, उसके हाथ छाती पर क्रॉस थे और आंखों को सिकोड़कर हल्का सा गुस्से जैसा मुंह बनाया हुआ था। उसने पाउट निकाल हुआ था। सरन्या अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, ओके आई एम सो सॉरी, पर तुमने बात ही ऐसी बोली कि मेरी हंसी छूट गई। कि वैसे किस टाइप का लड़का चाहिए तुम्हें अपने लिए? किस लड़के को देखकर तुम्हारे दिल में डुपचिक होने वाली है? नूर ने एक गहरी सांस ली और शराब के गिलास को अपने हाथ में उठाकर उसकी हल्की सी सिप लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, पर वो लड़का चाहे जो भी हो, मयंक तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्थव और खुशी दी मेरे पीछे पड़े हैं। वह लोग उसके साथ मेरी जोड़ी बनाना चाहते हैं। पर इस पर शरण्या ने कहा, वैसे यार कह तो रही है तू फालतू की ही जिद, क्योंकि मयंक अच्छा लड़का है, अपने पापा के बिजनेस को अच्छा चला रहा है, दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, तुम्हारे भाई का बेस्ट फ्रेंड है, और क्या चाहिए तुम्हें? नूर ने घूर कर शरण्या की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी तरफ हो या उन लोगों की तरफ? ज्यादा उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। और अगर तू जब वह इतना ही अच्छा लग रहा है तो तू कर लेना उससे शादी। मेरा पीछा छूटेगा। बोल बात चलाऊं खुशी दी से कि तू मयंक को पसंद करती है और तेरी शादी उससे करवा दे। शरण्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों को हवा में उठाया और कहा, नहीं बाबा नहीं, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। इस पर नूर ने अपने आईब्रोज उठाए और कहा, क्यों, अब क्या हो गया? अब तक तो वो तुझे बड़ा ही सही लग रहा था, अब अचानक तुझ पर बात आई तो तुझे शादी नहीं करनी? नूर की बात सुनकर शरण्या हल्का सा मुक्का उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तू तो सीरियसली ले गई यार, मैं तो मजाक कर रही थी। नूर ने अपनी आंखें रोल की और दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। तभी क्लब में एंट्री हुई एक बहुत ही हैंडसम लड़के की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मल्होत्रा था। आंखों पर काला चश्मा, स्टाइल के कपड़े पहने हुए वो क्लब में एंट्री करता है। क्लब के रंगीन माहौल, तेज म्यूजिक में वो भी झूम रहा था। अपने बालों को ठीक से संवारते हुए वह भी खूबसूरत लड़कियों पर नजर मारता हुआ हल्का हल्का म्यूजिक में टी रखता हुआ चलकर क्लब के अंदर आया। तभी अचानक वह खूबसूरत सी लड़की से टकरा गया। वो लड़की एकदम से उससे टकराई, इसलिए उसने जरा सा बैलेंस खो दिया। वो लड़की गिर जाती इससे पहले स्वयं ने उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़कर कहा, अरे संभल कर ब्यूटीफुल। अचानक स्वयं ने उस लड़की को और उस लड़की ने स्वयं को देखा तो दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। स्वयं ने एकदम से अपने हाथ पीछे कर लिए और वो लड़की धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आउच! वह लड़की कोई और नहीं शरण्या थी। स्वयं ने तुरंत रियलाइज किया कि उसने क्या कर दिया।
टू बी कंटिन्यू। दोस्तों आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव दोस्तों।